चाइनीज रोबोट्स ने मून पर कब्जा कर लिया है। वो वहां सालों से हैं, मिस्टीरियस रीजन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो पहले अननोन थे, नई डिस्कवरीज कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो रॉक और डस्ट के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं जिन्हें स्टडी के लिए अर्थ पर वापस लाया गया है। उन सैंपल्स में चाइनीज लोगों को कुछ नया मिला है, कुछ ऐसा जो न सिर्फ मून को देखने का हमारा नजरिया बदल देगा बल्कि अर्थ पर लाइफ के फ्यूचर पर भी इसका मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है। युग वचन की वीडियो में आपका स्वागत है। मून के बारे में बात ये है कि हम जितना ज्यादा सीखते हैं ये उतना ही मिस्टीरियस बनता जाता है। देखिए, अर्थ अजीब है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस पर लोग रहते हैं बल्कि इसलिए कि ये इनर सोलर सिस्टम के दूसरे रॉकी प्लैनेट्स की तरह बिहेव नहीं करता। और हमारा बड़ा ग्रे पार्टनर इन क्राइम ही ज्यादातर इसके लिए जिम्मेदार है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का अर्थ जैसा प्लैनेट है। ये साइज और वेट में लगभग आइडेंटिकल है, लेकिन वीनस का कोई मून नहीं है। मार्स भी काफी अर्थ जैसा है। ये छोटा है, तकरीबन आधा साइज में। और मार्स के असल में 2 मून्स हैं, लेकिन वो छोटे हैं, मतलब सच में छोटे। ज्यादातर लोगों को ये रियलाइज नहीं होता, लेकिन मार्स का सबसे बड़ा मून सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और सबसे छोटा वाला सिर्फ 12 किलोमीटर। आप इन दोनों को शिकागो शहर के अंदर फिट कर सकते हैं। अब अगर गैस जायंट्स को देखें, उनके पास बड़े मून्स हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स भी बहुत बड़े हैं। जुपिटर अर्थ से 318 गुना ज्यादा मैसिव है और फिर भी इसके मून्स करीबन हमारे मून जितने ही साइज के हैं। ये अजीब लगता है और ये अजीब है। साइंटिस्ट्स अभी भी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और अर्थ ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन में कैसे पहुंच गई। इसीलिए हम मून को स्टडी करते हैं। जब नासा ने 1960s और 70s में एस्ट्रोनॉट्स को लूनर सरफेस पर चलने के लिए भेजा तो वो बड़ी मात्रा में रॉक और डस्ट वापस लाए। और पहली चीजों में से एक जो साइंटिस्ट्स ने नोटिस की वो ये थी कि मून पर मौजूद रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ पर मौजूद रॉक से आइडेंटिकल है। ये अनएक्सपेक्टेड था। अगर दोनों बॉडीज अलग अलग बनी होती तो वो अलग अलग चीजों से बनी होती। वो 2 इंडिविजुअल्स की तरह होते जो स्पेस में मिले और एक दूसरे को ऑर्बिट करने लगे। हम सोचते हैं कि ज्यादातर प्लैनेट मून रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर अर्थ और मून आइडेंटिकल ट्विन्स की तरह हैं, तो उन्हें एक ही समय पर एक ही जगह पर बनना पड़ा होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अपोलो मिशंस के बाद जो प्रिवेलिंग थ्योरी सामने आई वो ये थी कि अर्थ पर मार्स जितने साइज का एक रोग प्लैनेट इम्पैक्ट किया होगा। ये सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल बाद हुआ होगा। इस कोलिजन के आसपास का एग्जैक्ट सिनेरियो कई दशकों से डिबेट का सब्जेक्ट रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ साल पहले इस थियरी को एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर में फीड किया गया। इसने मिलियंस ऑफ सिमुलेशंस रन किए जब तक ये एक ऐसे आउटकम पर नहीं पहुंचा जिसने अर्थ और मून के बारे में हमारी हर जानकारी को रेप्लिकेट कर दिया। हम इस कंप्यूटर रेंडरिंग को द बिग स्प्लैश कहते हैं। इम्पैक्ट से रिलीज हुई एनर्जी ने दोनों प्लैनेट्स को लिक्विफाई कर दिया और कोलिजन के फोर्स ने अर्थ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में उछाल दिया, जबकि रोग प्लैनेट का ज्यादातर हिस्सा अर्थ में अब्सॉर्ब हो गया और कोर में डूब गया। तो मून एक तरह से मिनी अर्थ जैसा था जो टूटकर अलग हो गया और फिर ओरिजिनल प्लैनेट के साथ साथ इवॉल्व हुआ, ठंडा होकर रॉकी लैंडस्केप में सॉलिड बन गया। लेकिन इतनी सिमिलैरिटीज के बाद भी मून जाहिर तौर पर अर्थ से बहुत अलग जगह है। अब जो कुछ भी हमने कहा ये एक लीडिंग थ्योरी है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, प्रूवन नहीं है। हालांकि ये हमें ये बताती है कि हम मून के ओरिजिन्स के बारे में जितना ज्यादा डिस्कवर करेंगे हम उतना ही ज्यादा जानेंगे कि हमारा अपना प्लैनेट कैसे बना। और पिछले 5 सालों से ये चाइनीज स्पेस एजेंसी है जो लूनर रिसर्च में सबसे आगे रही है। उन्होंने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स के साथ सरफेस तक पहुंचने के लिए और इन मिस्ट्रीज के जवाब ढूंढने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी और मनी इन्वेस्ट किया है। हम शुरुआत करेंगे मून के फार साइड से। ये ऐसा एरिया है जिसमें चाइनीज विशेष रूप से इंटरेस्टेड रहे हैं। वो फार साइड तक पहुंचने वाले पहले नेशन थे और वो वहां से मटेरियल भी वापस लाए हैं जो आज स्टडी किया जा रहा है। अब भले ही पिंक फ्लॉयड या ट्रांसफॉर्मर्स ने आपको कुछ भी बताया हो, ये मून का डार्क साइड नहीं है। ये काफी सन देखता है। ये बस कभी अर्थ को नहीं देखता या अर्थ इसे कभी नहीं देखती। तो थ्योरी में नियर साइड और फार साइड के बीच में कोई रियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है। आयरॉनिकली हम हैं जो डार्क साइड को देख रहे हैं, क्योंकि मून का वो चेहरा जिसे हम इतनी अच्छी तरह जानते हैं वो एंशिएंट लावा के इन निचले इलाकों से बना है। हाँ, मून पर वोल्केनोस थे, हम उस पर आएंगे, लेकिन फार साइड पर वैसे डार्क स्पॉट्स हार्डली कोई हैं। ये ज्यादातर बस लाइट ग्रे है और सैकड़ों एस्टेरॉइड क्रेटर से भरा हुआ है। तो हम जानते हैं कि मून के उस साइड में जो अर्थ को फेस करता है और उस साइड में जो दूर फेस करता है उसमें कुछ अलग है। लेकिन वो क्या है?
चैंग 4 मिशन ने जनवरी 2019 में फार साइड पर लैंड किया। अर्थ से ऐसा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट और लूनर सरफेस तक पहुंचने वाला दूसरा चाइनीज मिशन। चैंग 4 ने U22 नाम का एक रोवर डिप्लॉय किया जो वॉन कार्मन क्रेटर के जरिए जर्नी पर निकला। क्रेटर की चौड़ाई 180 किलोमीटर है, जो करीबन क्यूबा की लंबाई के बराबर है, और ये पर्टिकुलर क्रेटर मून के साउथ पोल एटकिन बेसिन का हिस्सा है, जो खुद एक जाइगेंटिक इम्पैक्ट क्रेटर है जो लगभग मून जितना ही पुराना है, करीबन 4 बिलियन साल पुराना, और लगभग 2500 किलोमीटर का डायमीटर कवर करता है, या इंडिया की चौड़ाई से थोड़ा कम। अर्थ पर साइंटिस्ट्स इस इम्पैक्ट जोन से इतने फैसिनेटेड इसलिए हैं क्योंकि जिस जाइंट एस्टेरॉयड ने इसे बनाया था वो मून के सरफेस में 13 किलोमीटर गहराई तक पेनिट्रेट कर गया होगा, लूना क्रस्ट के भीतर गहरे दबे रॉक को एक्सपोज करते हुए। और यही वो जगह है जहां मून अपने सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट्स छुपाता है। U22 रोवर को जो क्रेटर के बेस में मिला, माना जाता है कि वो लूनर मैंटल से आया है। ये सेमी सॉलिड रॉक का वो मोटा रीजन है जो आउटर क्रस्ट को इनर कोर से सेपरेट करता है। ये पहली बार था कि मैंटल से रॉक मून पर पाया गया था। ये अपोलो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा कलेक्ट किए गए किसी भी सैंपल में मौजूद नहीं था। तो ये अर्थ पर साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी को जगाने और उन्हें फार साइड से और चाहने के लिए काफी था। क्यूरियोसिटी की बात करें तो U22 रोवर ने दिसंबर 2021 में मून पर कुछ बहुत ही अजीब भी देखा। इसने दूरी पर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ भेजी, कुछ ऐसा जो यूनिकली अननेचुरल था। क्या ये वो मोनोलिथ था जिसे स्टैनली क्यूब्रिक ने 2001 इन अ स्पेस ऑडिसी में प्रिडिक्ट किया था? नहीं, ये सिर्फ एक रॉक था। लेकिन कुछ हफ्तों तक उन्होंने हमें सच में उलझाए रखा। हमने जो देखा वो लाइट और शैडो का एक ट्रिक था, कंबाइंड विद द फैक्ट कि डिजिटल कैमरास में स्क्वायर पिक्सेल्स होते हैं, इसलिए लो रेजोल्यूशन पर रेंडर की गई कोई भी चीज स्क्वायर ही दिखेगी जब तक कि आप उसका असली शेप देखने के लिए काफी करीब नहीं पहुंच जाते। एनीवे, इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2024 में चैंग 6 के साथ लूना फार साइड पर वापसी हुई। लैंडर ने साउथ पोल एटकिन बेसिन में पहले की तरह ही टच डाउन किया, सिर्फ इस बार चाइनीज सैंपल्स कलेक्ट करने और उन्हें अर्थ पर रिटर्न करने वाले थे। फार साइड से आया पहला मटेरियल जो कभी ह्यूमन हैंड्स में पहुंचा था। चाइनीज साइंटिस्ट्स को जो मिला वो नियर साइड से कलेक्ट किए गए किसी भी रॉक से बहुत डिफरेंट तरह का रॉक था। अमेरिकन अपोलो एस्ट्रोनॉट्स लूनर रॉक और डस्ट की बड़ी मात्रा इक्वेटर रीजन के आसपास के वेरियस लोकेशन से लाए थे, जहां उन्होंने टच डाउन किया था। तो हमें लगा था कि हमें काफी अच्छा आइडिया है कि मून किस चीज से बना है, लेकिन पता चला कि हमें सिर्फ आधी स्टोरी ही मिल रही थी। फार साइड का मटेरियल ना सिर्फ नियर साइड से लाइटर इन कलर है, बल्कि इसका टेक्सचर भी बहुत अलग है। चाइनीज साइंटिस्ट्स के फर्स्ट इंप्रेशंस ने पाया कि फार साइड पर डस्ट और रॉक ज्यादा थिक और स्टिकी है, और उसमें पिछले मून सैंपल्स की तुलना में ज्यादा लंप्स हैं। और जबकि फार साइड पर वोल्केनिक रॉक कम है, लावा के जो सैंपल्स चाइनीज को वहां मिले वो एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा यंग निकले। जो थ्योरी आमतौर पर मानी जाती है वो ये है कि मून का फार साइड उस साइड की तुलना में बहुत तेजी से ठंडा हो गया जो अर्थ को फेस कर रहा था, क्योंकि अर्थ खुद उन शुरुआती सालों में इनक्रेडिबली हॉट और वोल्केनिकली एक्टिव थी। तो रिसर्चर्स फार साइड पर जो खोजने की उम्मीद कर रहे थे वो मून का सबसे पुराना वोल्केनिक मटेरियल होगा, और उन्हें मिला भी। चैंगे 5 द्वारा पाया गया लावा का एक फ्रैगमेंट 4.2 बिलियन ईयर्स पुराना है, जो अब तक डिस्कवर किया गया सबसे पुराना मून रॉक है। लेकिन उन्हें फार साइड पर बहुत सारे रिलेटिवली यंग वोल्केनिक रॉक्स भी मिले, जिनकी एवरेज एज 2.8 बिलियन ईयर्स थी। ये अपोलो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा कलेक्ट किए गए बहुत सारे सैंपल से कहीं ज्यादा यंग है, जो टिपिकली 3 बिलियन ईयर्स से ज्यादा पुराने थे। तो जो पिक्चर आप सामने आ रही है वो एक ऐसे मून की है जो प्रीवियसली बिलीव्ड से कहीं ज्यादा लंबे समय तक हॉट और मोल्टन था। और ये असल में बिग स्प्लैश थ्योरी हमें जो बताने की कोशिश कर रही है उसके काफी खिलाफ जाता है, क्योंकि अगर अर्थ और मून एक ही समय पर बने थे और मून अर्थ से इतना छोटा है तो इसे बहुत तेजी से ठंडा और सॉलिड हो जाना चाहिए था, स्पेशली फार साइड पर। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि असल में ऐसा हुआ, जो हमें वापस नियर साइड पर लाता है। जैसा कि हमने पहले कहा, हम जो कुछ भी जानते हैं वो अपोलो एस्ट्रोनॉट से आता है, लेकिन मून का उनका एक्सप्लोरेशन बहुत लिमिटेड था, इस मायने में कि वो सिर्फ इक्वेटर रीजन के बड़े फ्लैट मैदानों पर ही सेफली लैंड कर सकते थे, जो साइंस और जियोलॉजी के लिहाज से सबसे कम इंटरेस्टिंग जगह भी होती हैं। यहाँ तक कि तीनों अपोलो क्रूज के पास मून पर कार एक्सेस होने के बावजूद सभी मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स द्वारा एक्सप्लोर किया गया कंबाइंड सरफेस एरिया सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है।
ये डिज्नी वर्ल्ड के साइज का 5वां हिस्सा है। अगर कोई एलियन यहाँ लैंड करता, मैजिक किंगडम में थोड़ा घूमता और फिर प्रिटेंड करता कि वो अर्थ के बारे में सब कुछ जानता है, तो जाहिर है इसका कोई सेंस नहीं बनता। और ये एक और एरिया है जहाँ चाइनीज नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो तेजी से हर उस चीज को रीराइट कर रही हैं जो हम मून के बारे में सोचते हैं। चैंगे 5 मिशन मिड 1970s के बाद लूनर सरफेस से पहला सैंपल रिटर्न था, और चूंकि ये एक अनक्रूड लैंडिंग थी, चाइनीज एक कहीं ज्यादा जियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फीचर को टारगेट कर पाए, रूम का डोम, जो नियर साइड के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक रिलेटिवली यंग वोल्केनो है। मून पर वोल्केनोज अर्थ पर देखे गए वोल्केनो से थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। वो हिंसावादी तरीके से आसमान में एक्सप्लोड नहीं होते और पीछे नुकीले ऊंची पहाड़ नहीं छोड़ते। इसके बजाय एक लूना वोल्केनो सरफेस पर एक पतली जगह पर बनता है, जहां से लावा लाखों सालों तक धीरे धीरे लीक होकर बाहर निकलता रहा है, जिससे ये एक्सट्रीमली वाइड और फ्लैट डोम शेप बनता है। चैंगे 5 को रूमकर डोम के एरिया में जो मिला वो 2 बिलियन ईयर्स पुराना अब तक का सबसे यंगेस्ट रॉक सैंपल था, जो फिर से साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद कर रहा है कि मून उतने लंबे समय से कोल्ड डेड रॉक नहीं रहा है जितना पहले माना जाता था। चाइना ये रीडिफाइन करने में भी मदद कर रहा है कि मून किस चीज का बना है। चैंगे 5 सैंपल से हुई पहली बड़ी डिस्कवरीज में से एक नया मिनरल था, जो पहले कभी अर्थ या मून पर नहीं देखा गया था। उन्होंने इसे चैंगे साइट नाम दिया, और ये उस तरह का ग्रेश रॉक नहीं है जैसा आप वहां खोजने की उम्मीद करेंगे। ये क्रिस्टल है, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस। चैंगे साइट का जो इकलौता पीस हमारे पास है वो एक इंसानी बाल की चौड़ाई से भी छोटा है, लेकिन ये हमें इस नए मिनरल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने के लिए काफी है। इसमें हीलियम 3 नाम का एक बहुत रेयर एलिमेंट है, और हमें ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें पोटेंशियल है अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी क्रिएट करने का। हीलियम 3 को लंबे समय से मून का ऑफर किया जाने वाला सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता रहा है। ये सीधे सन से आता है और सोलर विंड्स द्वारा लूनर सरफेस पर डिपॉजिट होता है। हमारे पास अर्थ पर हीलियम 3 नहीं है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड को सरफेस तक पहुंचने से ब्लॉक करता है, जो उन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है जो हमें जिंदा रखे हुए है। अब हीलियम 3 के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें इसकी फुल एनर्जी पोटेंशियल को रिलीज करने के लिए एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की जरूरत होगी, और वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब वो होगा, हम इस एलिमेंट को एक न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर से जुड़े डेंजरस रेडिएशन या रेडियो एक्टिव वेस्ट के बिना मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में। जो अभी ज्यादा रेलेवेंट है वो ये है कि चैंगे 5 को लूनर सॉइल में पानी भी मिला, और उन्हें ये सबसे अनलाइकली जगह पर मिला, किसी शैडोई क्रेटर के बॉटम में नहीं, बल्कि एक वोल्केनो के साइड में। तो ये काफी अच्छा इंडिकेटर है कि मून पर लगभग हर जगह कम से कम कुछ ना कुछ पानी तो मिल ही सकता है। ये पहली बार था जहां वहां एक कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ था। उससे पहले हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ पाया था, लेकिन H2O के फॉर्म में नहीं। पानी ULM1 नाम के एक नए मिनरल के अंदर पाया गया, जो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जिसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मिनरल के साथ केमिकली बॉन्डेड है। तो ये किसी तरह से आइस और रॉक सब एक ही चीज में है। और यहाँ सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मून पर पानी की कमी नहीं है, तो लोग थ्योरेटिकली अपना बेस करीबन कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। हम उन शैडोई क्रेटर्स तक उतने लिमिटेड नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। और ये सब एक और बड़े कारण से जुड़ता है कि चाइना अभी मून पर क्यों है। हिस्ट्री फिगर आउट करना कूल है, लेकिन फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना ऑलमोस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। चाइनीज लूनर सरफेस पर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। ये रोबोट्स असल में यही कर रहे हैं। नासा सिर्फ लोगों को मून पर लैंड कराकर और बेस्ट की उम्मीद करके बच गया, क्योंकि वो लोग एक बार में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वहां रहते थे। अगर आप मून बेस को लेकर सीरियस है, तो आपको मून को स्टडी करने के बारे में सीरियस होना होगा। और राइट नाउ ये चाइना है जो इस रास्ते पर लीड कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।